आज के वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 के लिए। मतलब जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च में स्टार्ट होगा उसके लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज यहाँ पे मैंने पूरा बोर्ड पे लिखा है। एक एक करके मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। आपके साथ पेन और पेंसिल और नोटबुक होना चाहिए। जो चीज़ें मैं बताऊँगा वो लिख लेना और वही पहले प्रैक्टिस करना। अगर आपको सिर्फ पास होना है वो भी मैं बता दूंगा, अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना चैप्टर है वो आपको नहीं देखना है, आपको पढ़ना कितना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ टॉपिक जो है रिड्यूस हो गए हैं, उसका ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो बना दिया है, पूरा डिटेल में बना दिया है चैप्टर वाइज और जो है सब्जेक्ट वाइज। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ रिड्यूस कर दिया गया, राइट, कौन से सिलेबस। अब देखो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स 2021 और 22 बोर्ड एग्जामिनेशन का देखते हैं तो एज पर न्यू सिलेबस के हिसाब से कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ पहला मैं अगर बात करूँ कि सिर्फ मुझे पास होना है तो फिर मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, पहला देखिए चैप्टर वाइज मैंने लिखा है। अगर हम लोग चैप्टर वाइज देखें तो फर्स्ट चैप्टर जो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर में आपको सब करने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ के। मतलब आपके टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चन, जिसमें से पहला वाला जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड जो क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना ही करना है। ठीक है, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किए तो फिर आपका डिस्टिंग्विश में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 2 मार्क का कवर हो जाएगा डिस्टिंग्विश में। या तो फिर फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक्स और फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई एक पॉइंट, मान लीजिए कि प्राइस डिटर्मिनेशन, वो टॉपिक आ सकता है। या तो फिर इनविजिबल यूनिट्स या स्लाइसिंग मेथड, ऐसा कोई फीचर्स का एक पॉइंट उठा के कहाँ दे सकता है, कंसेप्ट में दे सकता है। तो वहाँ पे आपके 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, 3 से 4 पॉइंट स्कोप में है और फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में 3 से 4 पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप स्कोप पढ़ लेते हो तो आपका फीचर्स भी कवर हो जाता है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, डिटेल में समझाया है। ठीक है, वो वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक का प्लेलिस्ट है, क्लास 12 इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जाके चैप्टर्स जब देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला चैप्टर्स करना है जिसमें से मैं अज्यूम करता हूं कि विथ ऑप्शन के साथ, ठीक है, नहीं बोल के तो भी फिर 8 मार्क्स का क्या होगा, आपका कवर होगा। ओके, जिसमें से 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 3 मार्क्स, या हो सकता है कि 4 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के तो कंपलसरी, 4 मार्क का तो आपको ऑब्जेक्टिव्स और 2 मार्क के क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना जरूरी है। क्या क्या पढ़ना वो भी मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट में किस कॉन्सेप्ट में पूछ सकता, 2 मार्क्स के लिए, डिस्टिंग्विश में 2 मार्क के लिए पूछ सकता, राइट। तो आई एम श्योर आपने लिख लिया रहेगा, राइट। तो अगर आप 2 क्वेश्चन करते हो, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स या फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप कर लेते हो तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, आपका डिस्टिंग्विश भी क्लियर हो जाता है, राइट। तो आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं एग्जाम करना, आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। सिर्फ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वो एग्जाम कर दिया गया है कोविड की वजह से, राइट, सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है। दूसरा आता है यूटिलिटी एनालिसिस। देखो यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपको कंसेप्ट के लिए पढ़ना है तो पहला जो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये 2 टॉपिक है। ये ऐसा जो कंसेप्ट है जिसके ऊपर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डिस्टिंग्विश में पूछेगा, या तो कंसेप्ट में पूछेगा, या तो ऑब्जेक्टिव्स में, या तो फिर एग्री डिसएग्री में पूछ सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इसका भी मैंने बहुत अच्छे से एकदम सरल भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक क्लियर करना है तो वो वीडियो देख लो, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा उसमें। क्योंकि इसमें क्या है, 2 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन दोनों बनते हैं, राइट। तो वो डिपेंड है बोर्ड एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ओके, उसके अलावा भी जो है टाइप्स ऑफ और फीचर्स ऑफ, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, दोनों सेम ही है क्वेश्चन, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दोनों सेम ही है, राइट। तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है, और टाइप्स। इसके अलावा
लॉ ऑफ डीएमयू वो आपको करना ही करना है। लॉ ऑफ डीएमयू एजम्पशन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको वो करना ही करना है, ठीक है। लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कंपलसरी क्वेश्चन। ये चीज़ आपको पढ़ना है, अगर बोर्ड में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी आपको पढ़ के रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके एजम्पशन एक्सेप्शन एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपको अगर पास होना है तो फिर आप इसको एग्जाम करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको पास होना है। तो देखो, अगर आप फर्स्ट चैप्टर कर लेते हो, सेकंड चैप्टर जो मैंने बताया अगर ये क्लियर कर लेते हो, उसके अलावा थर्ड चैप्टर अगर आप कर लेते हो, थर्ड चैप्टर, तो फिर आप अप्रोक्सीमेट 40+ स्कोर कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में, अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से लिखा तो। सिर्फ अगर आपको पास होना है, सिर्फ और पास होना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का ए बी दोनों आप बहुत अच्छे से कर लो, बस इतने अच्छे से कर लो, क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो बोर्ड एग्जाम में छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप ये तीनों चैप्टर्स कर लोगे तो डैम श्योर आपका 8 मार्क का एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, 4 मार्क्स का, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और आई एम श्योर आप 40+ इजीली स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको अगर सिर्फ पास होना है तो पहला, दूसरा और तीसरे का ए बी कर लो, बस आप पास हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, शर्त यह है आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने आना चाहिए। अगर आप लिख लोगे तो डैम श्योर ये 40 का 60 भी हो सकता है, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए, ओके। तो सिर्फ पास होना है तो बस इतने पे अपनी गाड़ी रोक दो, इसी को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बस, ओके। और बाद में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और आपने पहले से याद करके रखा है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, बट अगर आप इतना कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से पास हो जाओगे, एकदम सेफर साइड पास हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन मैंने क्या बोला, बोर्ड में लिखने आना चाहिए। अगर पूछा मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आपको लिखने आना चाहिए। अगर पूछा लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड, एजम्पशन एंड एक्सेप्शन, या एक्सेप्शन पूछा तो एजम्पशन एक्सेप्शन दोनों लिखने आना चाहिए। अगर डिस्टिंग्विश पूछता है टोटल यूटिलिटी मार्जिनल तो आपको लिखना आना चाहिए, या एग्री डिसएग्री में पूछता है तो लिखने आना चाहिए, ठीक है। चलो, आपको याद रहेगा, लेकिन लिखने नहीं आएगा तो फिर मतलब नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि परसेंटेज के पीछे अपन को नहीं जाना है कि 40% आ जाएगा मेरा, 40%, 60% आ जाएगा, 80% आ जाएगा, ऐसा मत भागो। ऐसा सोचो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप समझा भी सकते हो और लिख भी सकते हो। मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा है कंसेप्ट, सारी चीज़ें, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि किस तरीके से वो पैटर्न डिज़ाइन किया, सिलेबस डिज़ाइन किया गया और पेपर पैटर्न किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। उसी के बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये 3 चैप्टर करोगे तो आप पास हो जाओगे, राइट। इसी तरीके से आपको भी जब पढ़ोगे तो आपको समझना है क्या कंसेप्ट है, उसको किस तरीके से लिखना है, उसको समझना है, राइट। चलो, बाकी परसेंटेज तो आपके आ जाएंगे वैसे ही पढ़ोगे तो आप। फिर डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 है। डिमांड पहला है, डिमांड एनालिसिस 3 है, और उसके बाद 3 का जो बी है वो डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ एनालिसिस है। तो देखो, डिमांड में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन एग्जाम्प्ट किया गया है, दैट इज एक्सप्लेन दी वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, वो एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो एग्जाम किया, बाकी सारे चैप्टर्स में करना है। तो देखो, इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एक इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, इसका डिस्टिंग्विश और कंसेप्ट दोनों में आ सकता है, ठीक है, या तो फिर ऑब्जेक्टिव्स में। दूसरा, चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन इन डिमांड। चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन डिमांड, ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बोलता हूँ ना, मेरा वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख लो, एकदम सरल भाषा में। चेंज इन डिमांड का डेफिनेशन क्या है, डिमांड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। Increase demand, when demand increase due to change in other factor, price will remain constant, that is called as increase in demand। कितना सरल भाषा में मैंने बताया, वही सेम चीज़ को वो वीडियो देख लेगा तो एकदम पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, वेरिएशन डिमांड क्या होता है और चेंज इन डिमांड क्या होता है। डायग्राम भी बनाना बहुत ईजी है, कोई हाईफाई डायग्राम नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ वीडियो तुमको बरोबर ध्यान से देखना है और पेन पेपर लेके बैठना है, बुक लेके, जो पढ़ाएगा वो बरोबर अच्छे से लिख के रखना है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद ये कंसेप्ट, ये दोनों डिस्टिंग्विश में आ सकता है, ठीक है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन का आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये कंफ्यूज करता है तो आप एग्जाम भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये पढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, जैसे बीकॉम अगर आप करोगे या फिर बीबीआई करोगे या बीएमएस करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये कंसेप्ट आएगा, वेरिएशन, चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन डिमांड, आपको ये टॉपिक आएगा एफवाई में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, राइट। क्योंकि मैं कॉलेज में भी पढ़ाया हूँ तो मुझे पता है ये टॉपिक्स आगे चल के आएगा, तो फिर अभी से पढ़ के रखो, है ना।
फिर उसके बाद देखो ये लॉ ऑफ डिमांड दैट इज कंपलसरी, ये तो आपको करना ही है, नहीं छोड़ना है। अगर आप एजम्पशन डिटर्मिनेंट्स कर लेते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन जो है, एजम्पशन ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स के आगे नो चेंज और पॉइंट या रिमेन कांस्टेंट, जो डिटर्मिनेंट्स है वही उसका एजम्पशन है प्राइस को छोड़ के, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं थर्ड ए में, मतलब डिमांड में। और इलास्टिसिटी में आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड जो है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। एक टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, एक टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें 5 टाइप है, जिसमें रिलेटिव है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, वो क्वेश्चन जो है। और मेथड ऑफ मेजरिंग में 3 है, आउटले मेथड है जैसे एक्सपेंडिचर मेथड, फिर परसेंटेज रेशो मेथड है, फिर उसके बाद जो है ज्योमेट्रिकल मेथड है, जिसमें लीनियर नॉन लीनियर है ना। तो ऐसा लगता है सुनने में बहुत ज़्यादा हाई फाई है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। सिर्फ आपको जो आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड में पढ़ा है, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से केसेस में रिलेटिव इलास्टिक रहेगा, कौन से केसेस में रिलेटिवली इनइलास्टिक, कौन से केस में यूनिटरी इलास्टिक रहेगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, ओके। तो ये थर्ड चैप्टर यहाँ तक आपने लिख लिया अच्छे से क्लियर, जो चीज़ें मैंने बताया, जो चीज़ें आपको समझा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 4 आता है। देखो डिमांड एंड सप्लाई का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एंड फिर उसके बाद जो है इसका आगे का भी बहुत यूज़ आता है। इसके लिए डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई आप इसलिए पढ़ो ताकि आपको आगे चल के जो है स्टडी इजी रहे। आप हर जगह डिमांड एंड सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पहला लॉ ऑफ सप्लाई है, ये क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी करना ही है। अगेन चेंज इन, देखो जैसे चेंज इन डिमांड था वैसे चेंज इन सप्लाई भी है, तो चेंज इन सप्लाई, वेरिएशन सप्लाई सेम है, तो आपको ये कंसेप्ट भी करना है। इसकी भी डिस्टिंग्विश में आएगा या कंसेप्ट में आएगा या 2 मार्क के लिए आता है, ठीक है। डिफरेंट जो 2 मार्क के क्वेश्चंस रहते हैं या 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट है भाई, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट, जिसमें टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, फिर उसके बाद एवरेज कॉस्ट है, फिर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। बहुत ही ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। सिर्फ आपको पॉइंट याद रख, मीनिंग याद रखना, उसका फॉर्मूला याद रखना, बस आप इजीली। और इस टॉपिक के ऊपर 100 and 200% एक 2 मार्क का क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, कंपलसरी आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके रखना कॉस्ट के बेसिस पे, ठीक है। ये सारे टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड था, सेम टू सेम जैसे इंडिविजुअल डिमांड, यहाँ पे क्या है इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इसका भी सेम डिस्टिंग्विश में 2 मार्क के कंसेप्ट में क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 5th चैप्टर। अब देखो 5th चैप्टर आपको सारे करने, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो टाइप्स ऑफ मोनोपोली है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, क्योंकि अगर हम लोग टाइप्स ऑफ अगर हम लोग मोनोपोली का देखें तो मोनोपोली ही टॉपिक क्या है, रिड्यूस्ड है मोनोपोली। ये टॉपिक आपको नहीं करना है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली आपको नहीं करना है, बाकी सारे टॉपिक इसमें से करना है। इसलिए क्योंकि जब आप आगे की पढ़ाई करोगे, कोई भी कोर्स कर लो, अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें सिलेबस में अगर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो ये क्वेश्चन आएगा। और ये फॉर्म ऑफ मार्केट जो दिया है वो बहुत ही सिंपल, मतलब उनका फीचर्स बेसिक दिया, इसके आगे होता है जिसके अंदर अपने को बताना होता है कि कब प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, वो सब आपको डिटरमाइन करके डायग्राम के थ्रू बताना पड़ता है। तो इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो बेसिक है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, मैं कॉलेज में बीकॉम्स एंड बीएमएस कोर्सेज के लिए पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 में देखो इंडेक्स नंबर है। अगर आपको इंडेक्स नंबर समझना है तो सीधा सीधा आपको प्रैक्टिकल सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद आप फीचर पे आ जाना, फिर उसके इंपॉर्टेंस पे आ जाना, तो क्या रहोगे, आप जो सॉल्व किए रहोगे उससे आप कोरिलेट करके आप खुद से आंसर लिख सकते हो। टेबल क्या होता है, बुलेट पॉइंट क्या होता है उसके अंदर, एंड कंपैरिजन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें। तो ये अब बोलोगे सर इंडेक्स नंबर ये नया टॉपिक है, हमको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल्स है। उसके लिए भी यू मस्ट नॉट वरी अबाउट इट, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने खुद और अलग से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड किया है इंडेक्स नंबर के ऊपर। जो मैथ में आता है, FY बीकॉम में इंडेक्स नंबर आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में 12th के जिन्होंने 12th कॉमर्स में मैथ लिया रहेगा उनका इंडेक्स जो है एक टॉपिक है इंडेक्स नंबर।
तो ये टॉपिक का आपको मेरा प्रैक्टिकल वीडियो देख लेना है, ठीक है, या प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, तो प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, फिर आप क्या कीजिए थ्योरी उसके हिसाब से पढ़ लीजिए, तो आपका इजीली कवर हो जाएगा। ओके, तो इंडेक्स नंबर में प्रैक्टिकल के बेस पे एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। मैं एज अज्यूम करता हूँ कि जो सिलेबस जिस तरीके से डिज़ाइन किया उसके हिसाब से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडेक्स नंबर से रहेगा, तो इसलिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मतलब आपको सारे लेक्चर्स जो है मेरे प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैंने पहले से लेक्चर्स बना दिए और उसके हिसाब से फिर गाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको अगर इसमें कोई डिफिकल्टी और कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, गया प्लेलिस्ट में वीडियो देख लिया, तो आपका क्या होगा, पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ओके, फिर इसके बाद आता है 7th चैप्टर नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, नेशनल इनकम को हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि जीडीपी क्या होता है वो अगर 90% 12th के स्टूडेंट जितने भी हैं उनको नहीं पता रहेगा, या जो रट्टाफाई करेंगे वही डेफिनेशन उनको पता रहेगा, है ना। तो नेशनल इनकम को पढ़ना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ठीक है। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो ऐसे हम लोग को जो है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, तो अलग अलग ऐसे कंसेप्ट है जो हमको समझ में आने चाहिए। तो वो कंसेप्ट को आप पढ़ने के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हो तो ये 2 टॉपिक आपके आएंगे। डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, देयर आर 2 टाइप्स, थ्योरेटिकल्स एंड प्रैक्टिकल्स, 2 डिफिकल्टीज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब देखो डिफिकल्टीज कौन कौन सी आती हैं मेथड नेशनल इनकम मेजर करने में, और नेशनल इनकम मेजर कौन से किया जाता है, 3 बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर, ऐसे इस तरीके बेसिस पे, तो ऐसे 3 टाइप के हैं, ठीक है। तो वो तीनों टाइप आप कर लीजिए, और आई एम श्योर ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी, इट विल बी आस्क। ये चैप्टर में से दोनों क्वेश्चन मत एग्जाम करना अगर आप जो है 90+ स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में जो है देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो ये पढ़ना चाहिए आपको, सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट का रेवेन्यू का कौन कौन सा सोर्सेस है, जिसमें से 2 सोर्स है, एक क्या है डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, इनडायरेक्ट टैक्स में उसके अलावा भी नॉन टैक्स, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट फीस या बहुत सारे अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करती है, ठीक है, फाइन से, ये सारी चीज़ें, तो ये गवर्नमेंट का सोर्स है रेवेन्यू का, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको करना है जनरल नॉलेज के लिए। आप बोलोगे इसका भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखा है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जिसमें आपको टाइप्स एंड कंपोनेंट्स जो बजट है, जैसे बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट, सरप्लस बजट, वो टाइप के ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए एज पर दी स्टॉक मार्केट। देखो स्टॉक मार्केट सब जानते हैं, शेयर मार्केट सब जानते हैं, लेकिन वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर कौन कौन से थ्योरेटिकल पार्ट इंक्लूड होते हैं, वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मनी मार्केट आता है और फिर कैपिटल मार्केट आता है। तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। सो रोल ऑफ मनी मार्केट एंड रोल ऑफ जो है कैपिटल मार्केट, दोनों का रोल क्या है। तो अगर आप ये दोनों को थ्योरी वाइज मत पढ़ो, आप रियल में समझो कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, तो फिर आप खुद से आंसर लिख पाओगे। इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। फंक्शन ऑफ आरबीआई बैंक, फंक्शन ऑफ दैट इज सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। तो ये इतने चैप्टर्स में अगर आप इतना कर लेते हो, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू स्कोर 90+, अगर 90+ स्कोर करना चाहते हो, देखो इसका हिसाब मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए आपका पेपर 80% का रहेगा, 20% आपका इंटरनल है, ठीक है। तो अगर इंटरनल में आपने 20 में से एटलीस्ट 18 स्कोर कर लिया, ठीक है, आपको 18 स्कोर करना ही है अगर आप 90 स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर एटलीस्ट 15 स्कोर किया। अब 80 में से जो है आपको कम से कम जो है 70% लाना है, ठीक है। आपको 70% लाने के लिए आपको कम से कम ये जो 9 चैप्टर्स है ये आपको पूरे अच्छे से करने पड़ेंगे। उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको लिखने आना चाहिए, प्रेजेंट करना आना चाहिए। अगर आपको प्रेजेंट करने नहीं आएगा, अगर आपको जो है राइटिंग स्किल्स आपका उतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अगर जब आप लिखते हो प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपकी प्रॉपर नहीं है,
तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको लिखने आना चाहिए, प्रॉपर सही तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो सर कैसे करें? सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पहले से ही बना के रखे हैं, तो आपको जाके देखना है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना है। अब मान लीजिए कि आपको डाउट आएगा सर क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो वो सब आप देख के ईजिली उस वे में प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आप ईजिली 70 आपने इधर ले आए और फिर इधर 18 निकल गया, तो आपका आराम से अप्रॉक्सीमेट जो है आपका 88%, दैट मीन्स आप बहुत क्लोज हो। ठीक है, तो इस तरीके से अभी 70 मैंने बोला, आप 80 भी लेके आ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि आपका ऑब्जेक्टिव्स जो है रॉन्ग ना हो, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्टिव्स रॉन्ग नहीं होगा तो उसमें आपका 20% तो वहीं पे कवर हो गया। तो अगर 20% ऑब्जेक्टिव्स कवर हो गया, बाकी अगर आपने क्वेश्चंस को सही तरीके से प्रेजेंट किया तो आपका 70+ स्कोर आएगा। आप बोलोगे कैसे, मैं ये किस बेस पे बोल रहा हूँ? ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद बोर्ड का पेपर चेक किया है 2019 में। मैं कोविड के पहले जो वाला लास्ट जो हुआ था, कोविड के पहले वाला जो एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें मैंने चेक किया था पेपर इकोनॉमिक्स का। तो उसमें जो है OCM का भी मैंने चेक किया था। इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसमें बहुत सारे बच्चे लोग ने 72 और 75+ स्कोर किए थे। एंड मॉडरेटर जो था वो भी कट नहीं कर सकता था मार्क्स, उसने भी मुझे बराबर अच्छे से चेक कर रहा था। मैंने भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि मैम अगर जो मेरी मॉडरेटर थे मैम थे, चेंबूर में मेरा जो है मॉडरेटर था, वहाँ पे जाके मुझे वापस से चेक करना पड़ता था। तो उनसे भी मैंने इंक्वायरी किया, पूछा कि मैम ऐसे मार्क्स कट कर सकते हैं क्या, जैसे 5 पॉइंट लिखा है? तो बोले नहीं, अगर बोर्ड के हिसाब से बोला 4 पॉइंट होना चाहिए, अगर 4 पॉइंट है तो 4 मार्क्स दे दो उसको, अगर सही से उसने एक्सप्लेन किया तो, कोई गलती नहीं किया है, स्पेलिंग मिस्टेक्स या कहीं पे ज़्यादा नहीं किया तो आप ऐसा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो कि 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या 1-2 पॉइंट कम लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आपका वैलिड पॉइंट है और करेक्ट आपने लिखा है तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलता है आपको, उसमें से कट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे पर्सनल भावना नहीं आ जाती है, पर्सनल इमोशन नहीं आ जाता पेपर चेक करते समय। जो बोर्ड का रूल बोलता है उसके हिसाब से हमको चेक करना है। अगर मैं गलती करूँगा स्टार्टिंग में तो मेरा मॉडरेटर जो रहेगा वो वापस से चेक करवाता है, वापस से खुद चेक करता है, तीन प्रोसेस होता है, तो उसमें वापस से आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा रहेगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। अगर उसके अलावा भी अगर कुछ डाउट है या कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिएगा, डेफिनेटली श्योर मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।